और फिक्र में अब समय हो गया 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोगों से भरी नाव की टक्कर नेवी की एक स्पीड बोट से हो गई। इस हादसे में 3 नौसैनिकों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। नाव का नाम नीलकमल है, जो एलिफेंटा जा रही थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस हादसे के बाद 101 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इसकी डिटेल रिपोर्ट अब से कुछ क्षणों में हम आपके सामने विस्तार में लेके आने वाले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 बिंदुओं पर सहमति बनाई है। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी एजेंसियां भी शामिल हुई। इससे पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। और दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के इलाज को लेकर बड़ी गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के जीतने संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा। चाहे अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 7 दिन के लिए सशर्त जमानत मिल गई है। रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को कोर्ट ने यह राहत दी है। 2020 में हुए दिल्ली दंगे के मामले में वो जेल में बंद है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जजों को 10,000 से 15,000 के बीच पेंशन मिल रही है, जो दायनी है। बेंच ने कहा कि हर मामले में कानूनी दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, कभी कभी मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कटरा में रोपवे बनाने के फैसले के खिलाफ बाजार आज बंद रहे। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी वालों और स्थानीय दुकानदारों ने बाजार बंद करवाया। श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी रूट पर रोपवे बनाने का फैसला लिया है, जिससे घोड़ा और पालकी वालों को डर है कि उनका रोजगार छिन जाएगा। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए यूपी में पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे को हिरासत में ले लिया। वहीं अजय राय पार्टी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का प्लान बनाया था। ऑलराउंडर आर अश्विन ने 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। एडिलेड की पिंक बॉल टेस्ट उनका आखिरी मुकाबला रहा। इस मौके पर विराट कोहली से गले मिलते हुए वो काफी भावुक हो गए। और आज फिक्र की शुरुआत करते हैं मुंबई से सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ। ये तस्वीरें भी हैं जो परेशान कर सकती हैं। बहुत हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं। आज शाम गेटवे ऑफ इंडिया पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। वहां एलिफेंटा आइलैंड की ओर जा रही नीलकमल यात्री बोट और नेवी की स्पीड बोट के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद यात्री बोट समंदर में पलट गई है। आप इस समय उसी जबरदस्त टक्कर का वीडियो देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये एकदम बोट नजदीक आती रहती है, ऐसा लगता है एकदम कंट्रोल लूज हो गया है। और ये यात्री बोट से जो वीडियो बनाया जा रहा है, वहीं पर ये इंपैक्ट होता है। बताया जा रहा है कि नीलकमल यात्री जहाज में काफी लोग सवार थे, जिसमें 101 लोग बचाए गए हैं। 10 यात्रियों की मौत हो गई है। नेवी की स्पीड बोट में सवार 3 नौसैनिकों की भी मौत हो गई है। हादसे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें नाव पानी में डूबती नजर आ रही है। वीडियो में लाइफ जैकेट पहने लोग यात्रियों को बचाते हुए दिख रहे हैं। नेवी से मिली जानकारी के मुताबिक एलिफेंटा के रास्ते में नीलकमल फेरी बोट उरणकरंजा के पास टक्कर के बाद पलट गई थी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नौसेना, तटरक्षक बल, बंदरगाह और पुलिस टीमों की नौकाओं को मदद के लिए मौके पर भेजा गया है। बचाव और राहत कार्य अब भी जारी है। एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। मुंबई हादसे पर आगे अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और फिक्र बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश की फिक्र इसलिए क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस ने उस समय देश की जनता से एक वादा किया था। कहा था कि बांग्लादेश में जल्द ही संवैधानिक तरीके से चुनाव कराए जाएंगे और वो जनता के वोट से चुनी हुई जनता के पसंद की लोकतांत्रिक सरकार बनवाएंगे।
लेकिन अब लगता है कि मोहम्मद यूनुस की मंशा कुछ और है और वो बांग्लादेश में संवैधानिक सरकार नहीं बल्कि इस्लामिक कट्टरता वाली सरकार बनवाना चाहते हैं और उन्होंने शायद पर्दे के पीछे इसका जिम्मा कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को सौंप रखा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह, बांग्लादेश के एक हिंदू मोहल्ले में जमात की भीड़ लाउडस्पीकर लेकर पहुंची और वहां देश में अल कुरान कानून लागू कराने का ऐलान किया। जमात की ये बातें मोहम्मद यूनुस की संवैधानिक सरकार वाली कस्मों पर कहीं से भी फिट नहीं बैठती हैं। सबसे पहले आप जमात के उस ऐलान के कुछ हाई पॉइंट्स देखें, जैसे कि उस वायरल वीडियो की एक क्लिप 105 सेकंड की है, यानी 1 मिनट 45 सेकंड तक लगातार हिंदू मोहल्ले में पहुंचकर जमात के कट्टरपंथी देश में कुरान वाला कानून लागू करने की धमकी देते रहे। इस वायरल क्लिप में जमात के कार्यकर्ताओं ने कुल मिलाकर 175 शब्द बोले, जिनमें 2 बार जमात इस्लामी शब्द आया, 10 बार कुरान शब्द का जिक्र हुआ, 2 बार मुसलमान या मुस्लिम शब्द आया और 2 बार कानून शब्द का जिक्र छेड़ा। आप जमात के ऐलान वाले इन हाई पॉइंट से इतना तो समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन कितना तेजी से कुरान वाला कानून लागू कराना चाहते हैं। और यह धमकी देने के लिए जमात ने इस वीडियो में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है उनका अर्थ और ज्यादा परेशान करने वाला है। जैसे कि एक जगह कट्टरपंथी ने धमकी दी कि बांग्लादेश में अब सृष्टि के नियम का पालन होगा। फिर एक जगह यह भी कहा कि भविष्य में शांति का मुख्य संदेश पवित्र कुरान है, हम इस कुरान के कानून को देश में हर जगह लागू करेंगे। यानी बांग्लादेश में आगे चलकर धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कानूनी तौर पर भी इस प्रयास में लगातार हैं कि वो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटवा दें। इसके लिए कुछ दिनों पहले ही कोर्ट में अर्जी भी दी जा चुकी है, लेकिन कट्टरपंथियों ने अपनी धमकी में आगे एक बात और कही, बांग्लादेश का संविधान अल कुरान होगा और ये देश दुनिया के किसी भी देश के आदर्शों के साथ नहीं चलेगा। मतलब वो दिन दूर नहीं जब जमात इस्लामी बांग्लादेश में लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचल कर रख देगा और ये देश सिर्फ कट्टर मजहबी नियम कानूनों से ही चलेगा, जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। वैसे जमात के इस ऐलान में एक छिपी हुई बात और है। उस बात का सीधा कनेक्शन बांग्लादेश में रहने वाले डरे सहमे हिंदुओं से है। जमात कार्यकर्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश के लोग भविष्य में कुरान के लोग होंगे और बांग्लादेश की बदतर हालत को करीब से जानने वाले लोग इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं कि आगे चलकर वहां पर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का खतरनाक खेल भी खेला जा सकता है, जिसके उदाहरण हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलते रहे। बांग्लादेश में जमात अगर यह कहता है कि वो देश में अल कुरान कानून लाना चाहता है तो यहां अल कुरान का सीधा मतलब शरिया कानून लागू कराने से है। इस्लाम के लीगल सिस्टम को शरिया लॉ कहते हैं। शरिया कानून में अपराध की 3 श्रेणी है। पहला हुदूद, जिसमें गंभीर अपराध जैसे कि चोरी, डकैती, बलात्कार वगैरह शामिल है और हुदूद के तहत अपराधी को सीधे सजा का प्रावधान है। सीधे सजा का प्रावधान से मतलब यह है कि मान लीजिए किसी ने चोरी की है तो उसका हाथ काटा जा सकता है या फिर बलात्कार जैसे मामलों में पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। दूसरी श्रेणी है किसिस। इसके तहत बदले की भावना की तर्ज पर सजा दी जाती है, यानी जैसा अपराध वैसी ही सजा का प्रावधान। और तीसरी श्रेणी है ताजर, यानी कि जो बहुत गंभीर अपराध नहीं है और जज के फैसले के आधार पर इसमें सजा दी जाती है। वैसे आपको यह भी बता दें कि कई इस्लामिक देशों में पहले से शरिया कानून लागू है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, सूडान, कतर, ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। और जहां तक कि बांग्लादेश की बात है तो वहां कट्टरपंथियों के सबसे बड़े संगठन हिफाजत इस्लाम के चीफ मुहिउद्दीन रब्बानी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि बांग्लादेश में इस्लामी निजाम कायम होना चाहिए, देश को संगीत और कला से दूर रहना चाहिए, महिलाओं को भी हिजाब के अंदर रहना चाहिए। यानी बांग्लादेश में महिलाओं ने अल कुरान लागू होने के बाद अगर हिजाब नहीं पहना तो उनका हश्र बुरा हो सकता है। अफगानिस्तान के हालात को याद कीजिए, वहां महिलाओं को किस तरह कोड़े मारे जाते थे। अब शायद बांग्लादेश में आगे चलकर महिलाओं के साथ ऐसा ही कुछ बुरा बर्ताव हो सकता है और यह भयानक स्थिति मोहम्मद यूनुस की मौन स्वीकृति के कारण बन सकती है।
और इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को कट्टरपंथियों की तरफ से खूब वाहवाही मिलेगी। अगर कोई नोबेल कट्टरता पुरस्कार होता तो वो ठीक उसी तरह आंख बंद करके मोहम्मद यूनुस को दे दिया जाता, जिस तरह मोहम्मद यूनुस ने आंख बंद करके कट्टरपंथियों को पूरा का पूरा बांग्लादेशी पुरस्कार में दे दिया। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला था उनके माइक्रो फाइनेंस लोन की स्ट्रैटेजी के चलते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि देश के अंदर वो माइक्रो कट्टरपंथी पैदा कर रहे हैं। वैसे बांग्लादेश में सिर्फ जमात इस्लामी के लोग ही हिंदुओं को आंख नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी भारत को आंख दिखाने की जुर्रत कर रहे हैं। इस लिस्ट में नया नाम है महफूज आलम का, जो यूनुस सरकार में सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। यूनुस खुद सलाहकार है और ये उनके सलाहकार। सरकार नहीं, सलाहकारी चल रही है वहां पर। इसी महफूज आलम ने विजय दिवस के अवसर पर भारत की पर कब्जा करने की धमकी दी थी। दरअसल बांग्लादेश के विजय दिवस के दिन महफूज आलम ने एक विवादित नक्शा पोस्ट किया, जिसमें भारत के पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के हिस्से को बांग्लादेश में दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि हम आपको वो विवादित नक्शा साफ साफ नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आज भारत के खिलाफ आपको बांग्लादेश की नक्शेबाजी जरूर देखनी चाहिए। गलत नक्शे के साथ यूनुस सरकार में सलाहकार महफूज आलम ने लिखा कि बांग्लादेश अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में है और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत से सच्ची आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए हमें 1975 और 2024 को दोहराना होगा। इसमें महफूज आलम ने 1975 और 2024 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 18 सदस्यों की 1975 में हत्या की गई थी, जबकि 2024 में उनकी बेटी शेख हसीना को अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन आज इस नक्शेबाजी पर हम बांग्लादेश और यूनुस सरकार में बैठे कुछ लोगों का ज्ञान थोड़ा सा दुरुस्त कर देते हैं और इसके लिए हमने दो नक्शे निकाले, जिससे ये पता चलेगा कि 1971 से पहले तो बांग्लादेश का नामो निशान ही नहीं था और वो भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की धमकी दे रहा था। इसमें एक नक्शा वर्ष 1971 के पहले का है, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करते थे, जबकि दूसरे नक्शे में देखेगा कि 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश का नाम आ जाता है। लेकिन इस मुल्क की एहसान फरामोश सत्ता ये भूल गई कि इसका डायरेक्टर भी भारत ही है, क्योंकि उसी के रहमो करम पर बांग्लादेश ने दुनिया के नक्शे पर एक देश के रूप में जन्म लिया। लेकिन आज बांग्लादेश मर्यादा वाली उस लक्ष्मण रेखा को भूल गया। खैर, अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। शुरुआत आज की सबसे हंगामेदार पॉलिटिकल खबर से करते हैं, जिसके केंद्र बिंदु गृह मंत्री अमित शाह बन गए। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर मंगलवार को जो कहा, उस पर आज दिन भर सियासी पारा शेयर बाजार की तरह रॉकेट बना रहा। इस लड़ाई में पूरा विपक्ष एक तरफ और सरकार दूसरी तरफ है। राज्यसभा में मंगलवार को संविधान संवाद के समापन भाषण में गृह मंत्री अमित शाह करीब 92 मिनट बोले। इस दौरान उन्होंने कई बार बाबा साहब का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उनके भाषण का 11 सेकंड का एक क्लिप जारी किया गया। इस क्लिप को जारी करके कांग्रेस ने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी होगी। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी शुरुआत अमित शाह के उसी बयान से की गई। मंच पर मौजूद नेताओं के पीछे लगी स्क्रीन पर गृह मंत्री के बयान को पहले प्ले किया गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अमित शाह की आलोचना की। कांग्रेस की क्लिप के जवाब में बीजेपी ने भी अमित शाह के भाषण का एक वीडियो क्लिप जारी किया। अमित शाह के भाषण पर दोनों तरफ से कैसे कट कॉपी पेस्ट वाला वीडियो वॉर हुआ, पहले वो देखिए, फिर आपको अंबेडकर पर हंगामे का दूसरा एपिसोड दिखाएंगे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो 7 अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं।
और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर है विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है। क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। इस वीडियो वॉर पर आज दिन भर बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री से रात 12 बजे तक अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग कर दी। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीडिया से बातचीत की, उनके आरोपों पर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर को लेकर पंडित नेहरू की तरफ की नफरत जग जाहिर है। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव भी हराया और उन्हें भारत रत्न भी नहीं दिया। एक बार सुनिए दोनों नेताओं ने और क्या क्या कहा। कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। क्यों जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। सुबह जब गृह मंत्री अमित शाह का यह वीडियो विपक्ष ने शेयर करना शुरू किया, तभी ये संकेत मिल गए थे कि ये आज संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला। हुआ भी वही। संसद परिसर में विपक्ष के तमाम नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोस्टर को लेकर उतर आए। खूब हंगामा होता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश रही कि गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया जाए। बाहर जो हुआ सो हुआ। संसद के अंदर भी हंगामे का यह चक्र नहीं थमा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। बाबा साहब को लेकर नारेबाजी हुई। जय भीम के नारे से सदन गूंजता। सदन की तस्वीर तो आपने देख ली है, जरा दिल्ली की सड़क की तस्वीर भी देख लीजिए। कांग्रेस SC विभाग के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के आवास का घेराव किया गया। उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हमला सीधा गृह मंत्री पर है, लिहाजा बीजेपी भी बचाव में तैयारी के साथ उतर आई। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए और कांग्रेस के
अंबेडकर विरोधी कामों की लिस्ट जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव हराया। पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से इनकार किया। संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, आगे उन्होंने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम झूठ बोलकर कुकर्मों को छिपा सकते हैं तो वो गलतफहमी में है। वहीं अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब नाटक कर रही है, लेकिन लोग सच्चाई जानते हैं। हालांकि कांग्रेस अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश नहीं सहेगा। गृह मंत्री माफी मांगे। वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री से माफी और उनके इस्तीफे की मांग की। खड़गे ने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो पूरे देश में आग लगेगी। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है इन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और 2 बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। इन राजनीतिक आरोपों और जवाबों के बीच अब भी सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया था, जिसका आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। इसे लेकर हमने रिसर्च की और आपके लिए तथ्यों वाली फाइल तैयार की। वर्ष 1952 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने उनके पूर्व सहयोगी नारायण काजरोलकर को टिकट दिया। उन्होंने अंबेडकर को 15,000 वोटों से हरा दिया था। तब पंडित नेहरू ने अपने उम्मीदवार के लिए 2 बार प्रचार भी किया था। इसके बाद 1954 के उपचुनाव में वो भंडारा से चुनाव लड़े। वहां से कांग्रेस के भाऊराव बोरकर खड़े हुए और उनके सामने भी बाबा साहब चुनाव हार गए। यानी दोनों बार कांग्रेस उम्मीदवारों के हाथों उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। अंबेडकर के सम्मान पर जारी सियासी लड़ाई में पंडित नेहरू का जिक्र बीजेपी बार बार कर रही है और कई किताबों के आधार पर आरोप लगा रही है। दावों के अनुसार पंडित नेहरू की किताब सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्ट 2 के 532वें पन्ने पर डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आता है। तब वो कैबिनेट छोड़ने का मन बना रहे थे। चिट्ठी लिखकर यह जानकारी BC रॉय ने नेहरू को दी थी, जिसके जवाब में पंडित नेहरू ने अपने पत्र में लिखा था कि अंबेडकर के मंत्रिमंडल छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू की ही एक और किताब है लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर। इसमें तब बंबई के मेयर को लिखी चिट्ठी का उल्लेख है। तब मेयर ने भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ में उनका स्मारक बनाने की मांग की थी। इसके जवाब में नेहरू ने 18 जून 1959 को लिखा था कि सरकार के लिए स्मारक स्थापित करना सामान्य बात नहीं है, यह काम निजी पहल से किया जाता है। यदि सरकार से सहायता चाहिए और यह संभव होगा तभी दी जा सकती है। पंडित नेहरू की इन्हीं किताबों, चिट्ठियों और सियासी इतिहास को आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा औजार बनाया। वैसे इन हंगामों के बीच आज दिन भर नेताओं के बीच हाई प्रोफाइल मुलाकातों का दौर भी जारी रहा। हम आपको ऐसी 3 मुलाकातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली मुलाकात शरद पवार कुछ किसानों के साथ पीएम मोदी से मिले और उन्हें अनार भेंट किए। दूसरी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक में शरीक हुए। मुद्दा क्या था ये बताएंगे। और तीसरी मुलाकात दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच हुई, जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। पहले शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को देख लेते हैं। आज संसद परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अहम मुलाकात हुई। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष शरद पवार जो हैं पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। उनके साथ कुछ किसान थे। किसानों ने प्रधानमंत्री को अनार भेंट किए।
शरद पवार ने मुलाकात के बाद बताया कि बैठक में सिर्फ किसानों की समस्या पर बात हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पीएम मोदी से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी कोई बात की, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं में दिया। पीएमओ की तरफ से 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। एक तस्वीर में उन्हें अनार दिया जा रहा है और दूसरी तस्वीर में वो शरद पवार से बात करते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पवार मराठी साहित्य सम्मेलन का न्योता देने गए थे, लेकिन वो अनार लेकर क्यों गए, इसे जानने से पहले आप शरद पवार को सुन लीजिए। मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, किस विषय पे बात हुई सर? किस विषय पे बात हुई है शरद सर? जो किसानों की उनकी मुलाकात कर रही थी, जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, वो उनको दिखाना था। बाकी कुछ में 5 मिनट की मीटिंग। सर कोई महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई चर्चा सर? कोई भी चर्चा सर? 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आप क्या सोचते हैं सर? अब आपको शरद पवार की अनार पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। दरअसल शरद पवार ने पीएम मोदी को जो अनार भेंट किए, उन्हें महाराष्ट्र में भगवा अनार कहा जाता है। यह अनार की एक खास किस्म है जो महाराष्ट्र के सतारा और दूसरे जिलों में होती है। इस अनार का छिलका चमकदार और मुलायम होता है। भगवा नाम इसके रंग की वजह से पड़ा है। जब इस अनार का फल पकता है तो उसका रंग भगवा हो जाता है, इसीलिए इसे भगवा अनार कहा जाता है। लेकिन अब चर्चा यह हो रही है कि सियासी अनार में किसका भविष्य संवारने वाले पोषक तत्व हैं। खैर, वैसे दिल्ली की एक और मुलाकात काफी चर्चा में है। पीएम मोदी आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले। हालांकि इस बैठक का एजेंडा और वक्त पहले से तय था। ये मीटिंग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष के चयन पर चर्चा के लिए थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को चुनने वाली कमेटी में नेता विपक्ष शामिल होते हैं। राहुल गांधी लोकसभा जबकि खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसीलिए इनकी राय लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद 1 जून से खाली है। तीसरी महत्वपूर्ण मुलाकात की लोकेशन दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर मुंबई है। मंगलवार को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे के साथ उनके कुछ विधायक भी थे। तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो ठाकरे परिवार और फडणवीस के चेहरे खिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बातचीत ठीक ठाक माहौल में हुई है। ऑल इज वेल। ये तस्वीर राज्य के पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी देखी होगी, जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से पहले उद्धव ठाकरे के ही राइट हैंड हुआ करते थे। खैर, ये मुलाकात 2 मायनों में काफी मायने रखती है। पहला, मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री होने और डिप्टी सीएम बनने तक एकनाथ शिंदे की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। यहां तक कि मंत्रालय बंटवारे को लेकर भी वो खफा बताए जा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस दौरान उद्धव और फडणवीस की इस मुलाकात में सियासी मैसेजिंग हो सकती है। दूसरा पहलू, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद हो सकता है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कुल सदस्यों के 10% विधायक होना विपक्षी दल के लिए जरूरी है। उस हिसाब से यह आंकड़ा 28 का बनता है। लेकिन विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायकों वाले उद्धव गुट के पास सिर्फ 20 विधायक हैं, तो नियम के हिसाब से उनके खाते में भी यह पद जाता नहीं दिख रहा है। अब ये एक सवाल है कि क्या नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर इस मुलाकात में कोई बात हो। खैर, फिक्र में अब बात इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की इंटरनेट सेवा स्टारलिंक की करते हैं, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की फिक्र बढ़ा दी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की राजधानी इंफाल में सुरक्षा बलों के छापे में घुसपैठियों के अड्डे से जब यह डिवाइस मिला तो हर कोई चौंक गया। इस ऑपरेशन में शामिल भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवानों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जब इस डिवाइस को करीब से देखा गया तो इस पर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी स्टारलिंक का नाम लिखा था। सुरक्षा बलों को इस कार्रवाई में अमेरिका में बनी M4 असॉल्ट राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड और बुलेट्स भी मिले। लेकिन चिंता स्टारलिंक के इंटरनेट डिवाइस को देखकर हुई है। इस एक्शन में फोर्सेस को स्टारलिंक का एंटीना और राउटर मिला है। इसके साथ ही इंटरनेट एक्सेस को आसान बनाने वाली 20 मीटर लंबी FTP केबल्स भी मिली है। ये सारा सामान घुसपैठिए यहां छोड़कर भाग गए। वैसे तो इलॉन मस्क ने
लोअर ऑर्बिट में सैटेलाइट का जाल फैला रखा है। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर इलॉन मस्क के 7000 सैटेलाइट लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इंटरनेट की दुनिया में इलॉन मस्क का स्टारलिंक एक बहुत बड़ी क्रांति है, लेकिन जिन इलाकों में अशांति फैली है वहां इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से भ्रांति भी फैलाई जा सकती है। सवाल उठते हैं, क्या इलॉन मस्क की इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी भी कर रहे हैं? ये प्रोडक्ट्स कहां से आए? क्या घुसपैठियों के लिए इलॉन मस्क का स्टारलिंक बेहतर विकल्प बन गया है? क्या बिना तारों और खंभों के जाल का इस्तेमाल किए उग्रवादी सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट चला रहे हैं? इस डिवाइस को अब आप एक बार फिर देखिए। क्या आपका ध्यान इसमें स्टारलिंक के साथ लिखे आरपीएफ और पीएलए भी पर भी गया है? पीएलए है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी चीन की सेना, और आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, जो कि मैतेई उग्रवादी गुट से जुड़ा है, जिस पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। सवाल उठते हैं कि क्या चीन इलॉन मस्क के इंटरनेट के सारे उग्रवादी गुटों के साथ मिलकर भारत में बहुत बड़ी साजिश रच रहा है? उग्रवादियों के अड्डे से इलॉन मस्क का इंटरनेट डिवाइस मिलना न सिर्फ बेहद संवेदनशील है, बल्कि सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है। सरकार चाहती है कि इस दौर में मिस इंफॉर्मेशन न फैले, लेकिन ऐसे अशांति फैलाने वाले उग्रवादी समूह को इंटरनेट एक्सेस के लिए सरकार के नियमों से बंधे किसी सर्विस प्रोवाइडर की भी जरूरत नहीं है। वो सीधे मस्क के सैटेलाइट से इंटरनेट ले लेंगे। यहां एक घटना का जिक्र जरूरी है। पिछले महीने 23 नवंबर को ही अंडमान निकोबार पुलिस और इंडियन कोस्ट गार्ड ने 6 स्मगलर्स को पकड़ा था, जिनके पास से 36,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए। जांच में सामने आया था कि स्मगलर्स स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। इंडियन आर्मी के स्पीयर कॉप्स ने इस बार जब छापेमारी में बरामद सामान की तस्वीरें एक्स पर जारी की, तो इलॉन मस्क से सवाल पूछे जाने लगे। उनसे पूछा गया कि अब आतंकवादी भी स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इलॉन मस्क इसे देखेंगे और टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए कुछ करेंगे। इस पर सीधे इलॉन मस्क जवाब देने के लिए आगे आए। उन्होंने लिखा, यह फर्जी है, स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बीम्स भारत के ऊपर बंद हो जाते हैं। यानी इलॉन मस्क ने साफ कर दिया कि भारत की सरहद में कोई भी स्टारलिंक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि जहां स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं आधिकारिक रूप से एक्टिव नहीं है, क्या वहां इस तरह के डिवाइस के जरिए इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि म्यांमार? वैसे दुनिया की कोई भी सरकार हो, उसके सूचना का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ी चुनौती है। इंटरनेट का फायदा अपराधी भी उठा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कहीं कोई अप्रिय घटना घटती है और हालात बेकाबू होने का जोखिम होता है, तो सरकार का पहला कदम होता है इंटरनेट को बंद करना। और सरकार अगर ऐसा कोई फैसला लेती है, तो अपराधी एक चोर रास्ते के रूप में इलॉन मस्क के स्टारलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन पर रिसर्च की, ताकि ये पता चले कि किन परिस्थितियों में दुनिया के देशों ने इंटरनेट पर बैन लगाया। किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में 9 देशों ने 74 बार इंटरनेट शटडाउन किया है। किसी आंदोलन को रोकने के लिए 15 देशों में 63 बार इंटरनेट को बंद किया गया है। परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने के लिए 6 देशों ने 12 बार इंटरनेट शटडाउन किया है। वहीं चुनाव में होने वाली धांधली और अनियमितताओं को रोकने के लिए 5 देशों ने 5 बार इंटरनेट बंद किया है। सवाल यह है कि ऐसी किसी परिस्थिति में कैसे सुनिश्चित होगा कि स्टारलिंक का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस वक्त इलॉन मस्क के हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में मंडरा रहे हैं और इनकी पूरी शक्ति इलॉन मस्क के हाथों में है, क्योंकि वो किसी भी देश की सरकार को बाईपास करके उस देश में इंटरनेट की सेवाएं पहुंचा सकते हैं। ये एक व्यक्ति के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति देने जैसा है।